नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बाद अगर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कोई बेहतर विकल्प होता है तो वो होता है यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम, जिसमें आप सभी के पास मौका होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनने का, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने का, और एक बेहतर विकल्प की तलाश हर एक अभ्यर्थी करता है। तो बहुत ही बेसब्री से आप सभी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का इंतजार कर रहे थे और ये नोटिफिकेशन भी आ गया है। उस शॉर्ट नोटिफिकेशन को भी हम आपको दिखाएंगे। हम आज आपको बताएंगे कि क्या वैकेंसी रहने वाली है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसके लिए फीस क्या रहने वाली है, वैकेंसी कितनी रहेंगी, पैटर्न क्या रहेगा, आप अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, और इसके बाद एक सबसे बेहतर जानकारी आपको यह देंगे कि इसका एग्जाम कब तक संभावित है। तो चलिए बिना किसी समय को देरी करते हुए हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या शॉर्ट नोटिस में आपको जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये देखिए, ईओ की जो वैकेंसी है, ईओ की वैकेंसी आपको बताई गई है कि 156 वैकेंसी आपकी होने वाली है, और इसका जो वैकेंसी ब्रेकअप है वो भी यहां पर दिया हुआ है। अनरिजर्व में आपकी 78 वैकेंसी होने वाली है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 1 वैकेंसी होगी, ओबीसी में 42 वैकेंसी होंगी, एससी में 23 वैकेंसी होंगी, और एसटी में यहां पर आपकी 12 वैकेंसी होंगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की यदि बात करें तो 9 वैकेंसी होने वाली है। ये सारे क्राइटेरिया आपके इन जो पोस्ट आपकी होने वाली हैं उससे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हैं वो सभी क्राइटेरिया यहां पर दे रखे हैं। लेवल 8 की आपकी ये जॉब होने वाली है, मतलब आपकी गजटेड में लेवल 8 की जॉब होगी। पे मैट्रिक्स आपका 7 सीपीसी का रहेगा। एज लिमिट जो रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 30 इयर्स है। उसके बाद सभी कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन है उसको भी हम यहां पर देख सके हैं। जैसे 3 साल आपका ओबीसी में है तो 30 इयर्स है, 33 इयर्स है, और 35 इयर्स यहां पर एससी कैटेगरी में है क्योंकि वहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, और यहां पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 40 साल की आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि हम सभी ने जो प्रयास किया था ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के लिए उसे एक अच्छी दिशा मिल रही है। हमारे ट्विटर पे बहुत सारे बच्चों ने हम सभी को मतलब बहुत सारी हमारी जो पोस्ट हैं उसको रिपोस्ट किया और एक जागृति फैलाने का काम किया। ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन भी हम सभी की मांग है कि वो सभी अभ्यर्थी जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं उन सभी को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। इसके लिए जबलपुर हाई कोर्ट में केस भी डाला गया था। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, अभी तो फिलहाल इसको हम करेंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के लिए भी अभ्यर्थी बहुत समय से जागरूक हैं और इसकी दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अब बात करेंगे आपका एपीएफसी की। तो एपीएफसी में आपकी टोटल 74 वैकेंसी हैं। इसका यहां वैकेंसी ब्रेकअप की यदि बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 32 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 28 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी में आपकी 7 वैकेंसी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आपकी 7 वैकेंसी है। तो दोस्तों यहां पर अगर बात किया जाए एसटी कैटेगरी की, यहां पर वैकेंसी नहीं बताई गई है। इसका मतलब एसटी कैटेगरी में अलग से वैकेंसी जो है वो निल है। तो इसको इसलिए यहां पर एसटी वैकेंसी नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके मैसेज करके पूछ रहे थे सर कि एपीएफसी में एसटी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं दी गई है, तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों आप यहां पर जोड़ के देख सकते हैं, 32 7 39 हो गया, 39 और 28 आपका यहां पर आपका 67 हो गया, 67 और 7 आपका हो गया 74, और 73 ये आपका हो गया 77 हो गया यहां पर। तो कहने का मतलब ये जो वैकेंसी ब्रेकअप है इससे इतर जो कोई वैकेंसी मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि यहां पर एसटी वैकेंसी जो है वो निल है, अलग से नहीं है। और अब हम एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 35 इयर्स एज लिमिट होने वाली है। 38 आपकी ओबीसी में होगी, 40 आपकी एससी कैटेगरी में होगी, और 45 आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में होगी। तो दोस्तों ये जो एज रिलैक्सेशन के जो क्राइटेरिया हैं सभी कैटेगरी के विद रिस्पेक्ट टू हैं उसके हिसाब से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। अगली अगर बात की जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है वो ये है कि 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 29 जुलाई से आप अप्लाई करना शुरू करते हैं तो रात 11:59 तक 18 अगस्त को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका upsconline.nic.in पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमारी नोटिफिकेशन में दी जाती है उसी में जाकर आप अप्लाई करें। तो दोस्तों अगली जो बात यह है कि देखिए उसमें बहुत सारा ब्लर दिख रहा था, तो बच्चों को यह हो सकता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने पूरी क्लियरिटी के साथ यहां पर आपको जानकारी दे रखी है।
टोटल 230 वैकेंसी आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, अकाउंट ऑफिसर की और असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर की निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और आप जो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए वो कर सकते हैं 29 अगस्त से लेके 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक आप 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहां पर आप देख लीजिए कि जो वैकेंसी है यहां पर हमने देख रखी है, सारी जानकारी आपको बता दिया। देखिए गवर्नमेंट जॉब है, 230 वैकेंसी है, ईओ एओ और एपीएफसी की आपकी वैकेंसी है। इसको कंडक्ट करने वाली जो एग्जाम अथॉरिटी है वो आपकी यूपीएससी है। ऑनलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन होगी, 29 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो होने वाली है वो अक्रॉस इंडिया होने वाली है, भारत में कहीं भी एनीवेयर इन इंडिया आपको जो जॉब दी जा सकती है। इसका पहला जो फेज है वो रिटन टेस्ट है, दूसरा आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कह सकते हैं, और यहां पर लिखा ही हुआ है कि कहीं भी आपको जॉब लोकेशन आपकी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं। देखिए नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 22 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिस आया है। ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 29 जुलाई है। ठीक है, 12 बजे दोपहर से लेके क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 18 अगस्त है, रात 11:59 तक। और एग्जाम डेट जो संभावित है, संभावित एग्जाम डेट की हम बात कर रहे थे दोस्तों, नवंबर में आपकी ये एग्जाम डेट संभावित हो सकती है। जहां जहां तक संभावना है कि जब आप जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो 22 अगस्त से एग्जाम देंगे और उसके बाद जब वो फ्री हो जाएंगे उसके बाद वो एग्जाम दे सकते हैं। तो हर एक यूपीएससी का एक प्रेस्टिजियस संस्था है, तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे कोई एग्जाम देना चाहते हो तो दो एग्जाम आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, तो सभी बच्चे सभी एग्जाम दे पाएं। तो एक बेहतर मौका देने के लिए यूपीएससी हमेशा प्रयास करता है। अब ये वैकेंसी ब्रेकअप आप देख सकते हैं दोबारा। ईओ एओ की वैकेंसी जो है आपकी अनरिजर्व में 78 हैं, एससी में 23 हैं, एसटी में 12 हैं, ओबीसी में 42 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है और टोटल वैकेंसी आपकी 156 है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पीडीएफ है, इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। आप आपकी पाठशाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अनंत आईएएस कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन हम आपको नीचे दे देंगे, वहां पर भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगी सारी डिटेल, वहां पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट में भी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसे दे सकते हैं, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो 32 यूआर में है। उसके बाद एससी में 7 वैकेंसी हैं, एसटी में निल हैं, ओबीसी में 28 हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 हैं, टोटल 74 हैं। और अगर हम बात करें कि सारी वैकेंसियों को मिलाकर तो 230 वैकेंसी हैं दोस्तों। ये आपका वैकेंसी ब्रेकअप हो गया, हमने आपको सही से करके दिखा दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ईओ एग्जाम के लिए जो है एग्जाम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए जो एग्जाम जो बैचलर डिग्री आपकी हो गई ईओ एओ पोस्ट के लिए, सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एपीएफसी की अगर बात करें, कैंडिडेट विद द बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो कहने का मतलब दोनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन आपकी चाहिए है, लेकिन इसेंशियल डिग्री तो आपकी ये हो गई कि आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। लेकिन डिजायरेबल क्या है, इसमें डिजायरेबल भी माना गया है कि डिप्लोमा इन कंपनी लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कोई डिप्लोमा हो तो आपको ज्यादा अधिमान दिया जाएगा, ज्यादा आपको तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट जो फॉर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए है वो क्या है, अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पर हम अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे, और डिफरेंट कैटेगरी में जो एज रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से उनकी जो एज है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब है उसमें 30 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट होने वाली है, और एपीएफसी में आपकी 35 इयर्स एज लिमिट होने वाली है। यहां पर हमने ज्यादा क्लियरिटी के लिए आपको अलग से लिख के बताया है कि वहां पर जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा ब्लर है, बहुत सारे बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो सकती है, तो उनकी कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए हमने बता दिया कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए 30 इयर्स और एपीएफसी के लिए आपकी 35 इयर्स। और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी हम आपको यहां पर बता देते हैं कि
कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, जो आपकी यूआर की हमने एज लिमिट बताई है उसमें आप एससी एसटी अगर कोई है तो 5 इयर्स जोड़ सकते हैं, ओबीसी हैं तो 3 इयर्स जोड़ सकते हैं, ईपीएफओ का कोई एम्प्लॉय है तो 5 साल जोड़ सकते हैं, अगर बस फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड ओबीसी हैं तो 13 साल, और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर एससी एसटी हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। वो आप यूआर वाली कैटेगरी की जो एज लिमिट है उसमें जोड़ सकते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ की एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपए रहने वाली है, एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और फीमेल के लिए 0 होने वाली है, और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के ये फॉर्म भरा जाए, इसमें कोई भी आप गलती मत कीजिए, क्योंकि मौका एक प्लान बी का है, यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतर विकल्प का है। तो यहां पर हम आपको गलती आपको नहीं करनी है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो पैटर्न है वो क्या है, वो ये है कि स्टेज 1 पे आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है जो कि आपका ऑफलाइन होगा। टोटल क्वेश्चन जो है आपके वो आपका 2 घंटे का होने वाला है, 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, 300 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 होंगे। तो 120 का मतलब आप यहां पे समझ सकते हैं कि हर एक जो प्रश्न है वो 2.5 मार्क्स का आपका होगा। 12 दूनी 24 और ये 6, मतलब हाँ, तो कहने का मतलब हर एक प्रश्न आपका 2.5 मार्क्स का होने वाला है। 2 घंटे का आपका एग्जाम है, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। लैंग्वेज जो यदि बात करें तो द टेस्ट इज बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। कहने का मतलब जो बच्चे हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है वो इंग्लिश में अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी आपकी जो हमने आपको ईपीएफओ एग्जाम के बारे में दी। तो दोस्तों एक बेहतर विकल्प के लिए अभी से तैयारी में लग जाइए। हम आपको यूपीएससी की तैयारी साथ साथ करा रहे हैं, उसके लिए जीएस जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपकी इसमें जरूर काम आएगी, और मैथ और रीजनिंग की जो आपको तिलक सर करा रहे हैं वो भी आपको काम आएगी। इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आपकी पाठशाला चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 या 27 प्लान कर रहे हैं तो आप आरोहन बैच के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है, कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में हमने आपको बताया, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बताया। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो बच्चे प्रयासरत हैं, 2026 में पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़कर, आरोहन बैच के साथ जुड़कर टॉप 100 में अपना नाम बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने एक टॉप 100 बैच शुरू किया है, जिसका मतलब यह है कि एडमिशन तो आपके लिए सभी के लिए खुला है, लेकिन हमने ये एश्योर किया है बच्चों के लिए कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम जो आरोहन बैच है उसके माध्यम से अगली साल 2026 का जब प्री का रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से उसमें हमारे 100 बच्चे प्री का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और मेंस का एग्जाम देंगे। ये हमारा ऐसा प्रण है, इसके लिए हम अभी से पूरी मेहनत के साथ लग रहे हैं। और आप आपकी पाठशाला के माध्यम से न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, आप 15 अगस्त से देख सकते हैं, और 15 अगस्त से ही हमारा ये आरोहण बैच चालू है। और जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो एग्जाम है, जैसे मान लीजिए कि आपकी हिस्ट्री की जानकारी, पॉलिटी की जानकारी, इकोनॉमिक्स की जानकारी, इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो आपको अनंत आईएएस कोचिंग के माध्यम से हम करा देंगे। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी से मेरा निवेदन है कि फॉर्म की जब डेट आ जाए फॉर्म भरने की तो बड़ी सावधानी के साथ आपको फॉर्म भरना है, और सभी जो जरूरी जानकारी है, मान लीजिए कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका जो मतलब आइडेंटिटी वाले जो रिलेटेड जितने भी प्रूफ हैं, उन सभी को आप साथ में रखें, अच्छी तरीके से इसको फॉर्म को फिल करें। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हम आपको फॉर्म भरने में भी मदद करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।